आर्ट सब्जेक्ट हेल्पर में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अर्थशास्त्र की सीरीज कर रहे थे जिसमें व्यष्टि और समष्टि दो बुक हैं अर्थशास्त्र में। व्यष्टि का लेसन 1 का मैंने पार्ट 1 आपको भेज दिया था और जो लोग ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 को पहले देख लें। और आज ये पार्ट 1 जिसका पार्ट 1 का नाम है परिचय, जिसमें आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में परिचय करवाएगा और इसके अंतर्गत ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन एकत्र करके आपको समझाना चाहा, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो आपका ये पाठ ही ख़त्म हो जाएगा। पाठ पढ़ने से अच्छा कि आप इन क्वेश्चन को ही पढ़ लो, बाकी और कुछ भी ना पढ़ो। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक और मेरे को कमेंट करके बताते रहें कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन संबंधित प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो हम लोग आज अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और हुए नहीं थे, तो आज हम लोग इसे पार्ट 2 में क्लियर करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, ऐसे अब आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। आप लोग ने क्या क्या पढ़ चुके थे पहले देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ चुका है अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ी हैं। ये अर्थशास्त्र क्या है ना। फिर अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं, अर्थशास्त्र में समष्टि और व्यष्टि में अंतर आपने फिर पढ़ा था। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अगर नहीं पढ़े हो तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हो। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्लेषण से आप क्या समझते हो, इनके प्रकार भी लिखिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ये आता ही आता है, ये आपको याद रखना है ना। अगर विश्लेषण पूरा ना पूछेगा तो आपसे केवल इतना पूछ लेगा, प्रकार लिखिए, उसको समझाइए। इस प्रकार भी ना आएगा तो आपसे पूछेगा कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, इसे समझाइए। ये भी ना पूछेगा तो आपसे पूछेगा आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या है, आप इसे समझाइए। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन बनाता है, तो इसे ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है विश्लेषण। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कुछ कार्य किए हो उसका विश्लेषण करो, इसका मतलब क्या, उसमें खोजबीन करो। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अर्थशास्त्र, और यहाँ शब्द आया है विश्लेषण। तो अगर हम विश्लेषण करेंगे तो किसके बारे में करेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में या तो अर्थव्यवस्था के बारे में, है ना। क्योंकि अर्थशास्त्र तो सोल्यूशन देता है और अर्थव्यवस्था में क्रिया विधि होती हैं। तो अगर अर्थव्यवस्था में जितनी भी क्रिया विधि होती हैं उनको जांचना परखना ही क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि विश्लेषण का आशय अर्थव्यवस्था की क्रिया विधि का परखना ही विश्लेषण कहलाता है। अब जो विश्लेषण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा, एक है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और दूसरा है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। अब दोनों को समझना। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण, इसकी परिभाषा क्या है, एकदम सिंपल परिभाषा है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र विभिन्न कार्य विधि जिस प्रकार कार्य करती है। देखो ये परिभाषा आपको याद कर लेना कि इस विधि के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्य विधि किस प्रकार कार्य करे। मतलब अगर कोई आपको काम दिया जाए तो आप किस प्रकार काम कर रहे हो, ये कहलाता है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। ठीक है, लेकिन उदाहरण आप जब पढ़ोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। जब हम कहते हैं कि कीमत बढ़ाने पर मांग कम हो जाती है, ये मान के चलो कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हो, मान लो आप चीनी खरीद रहे हो। चीनी आपको प्रेजेंट टाइम पर 40 रुपये किलो मिल रही है और मैंने आपसे बोला कि चीनी का जो दाम है वो बढ़ गया और 80 रुपये किलो हो गया। तो आप लोग क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि जहाँ पास हम लोग 1 किलो चीनी का यूज कर रहे थे अब उसका कम कर देंगे यूज करना, मतलब मांग कम हो जाएगी। तो ये एक कैसा उदाहरण है, सकारात्मक। अगर मांग बढ़ेगी तो हम अपनी जो पूर्ति हम लोग ये कर रहे थे, जो जिस रेट पर हमको मिल रहा था उस रेट पर जब बढ़ गया तो मांग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लोग उसे कम खरीदना बंद कर देंगे, है ना। और अगर यही कीमत 20 रुपये हो जाए तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक कैसा उदाहरण है, तो आप बोलोगे एक सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। आर्थिक मतलब होता है पैसे का, मतलब उदाहरण आपको ऐसा लिखना था जिसमें बीच में पैसा आना चाहिए। तो हम लोगों ने इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया है। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु का जब कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग
घट जाती है, सकारात्मक है। और यदि कीमत कम हो जाए तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो ये आपको उदाहरण लिख देना है। दूसरा नंबर है आदर्शक आर्थिक विश्लेषण। इसकी भी परिभाषा उसी प्रकार है। इस विश्लेषण में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न कार्यविधि किस प्रकार काम कर रही है। सेम टू सेम वही परिभाषा लिखना है आपको, लेकिन इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। देखो, अभी हम लोगों ने चीनी के रेट बढ़ाए थे, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। आदर्शक मतलब आप उस चीज़ पर संशोधन करो, उस चीज़ पर विश्लेषण करो जिससे लोग त्रस्त हो। मान लो अगर हमने कह दिया कि कोई नशे करने वाले पदार्थ जैसे आते हैं ना, तो सरकार तो बोलती है कि नशा मत करो, नशा मत करो, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसे कुछ रूल बना दो ना। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कि अगर प्रेजेंट टाइम पर कोई मादक पदार्थ है, उसमें टैक्स 10% है, तो टैक्स को कर दो 30%, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उस जनता उस चीज़ को खरीदना बंद कर देगी, है ना। तो ये कैसा आर्थिक विश्लेषण हो गया, तो आप बोलोगे आदर्शक आर्थिक विश्लेषण हो गया। इसका उदाहरण नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जो मैंने अभी बताया है वही लिख दो कि मादक पदार्थ में सरकार द्वारा कर की बढ़ोतरी कर देना क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था समाजवादी और आपने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं। तो आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ पढ़ी थी। तो जो पूंजी अर्थव्यवस्था है और समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनमें आपको याद करना है अंतर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इससे एक ट्यूशन भी ज़्यादा मत याद करना, इसके बाहर न जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो पूंजीवादी और समाजवादी में अंतर, तो ध्यान देखना, समाजवादी पूंजीवादी बोल दे, या तो आपको बताया गया था कि पूंजीवादी का दूसरा नाम क्या था, बाजार अर्थव्यवस्था, और समाजवादी का दूसरा नाम क्या था, तो आप बोलोगे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी का दूसरा नाम क्या है, पूंजीवादी का दूसरा नाम है बाजार अर्थव्यवस्था, और समाजवादी का दूसरा नाम क्या है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो इन्हीं दोनों में आपको अंतर बताना है। तो आपको मैंने पहले एक टर्म समझा देता हूँ। पूंजीवादी का मतलब होता है कि ऐसे देश जिनकी अर्थव्यवस्था केवल सरकार निर्धारित नहीं करती, मतलब सरकार पर उसका स्वामित्व नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं पूंजीवादी। और जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है उसे हम बोलते हैं समाजवादी, है ना। अब दोनों में अंतर देख लो। पहला नंबर, इसमें उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व होता है। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट मतलब उत्पादन कर रहे हो अमेरिका में, क्योंकि हम एग्जांपल लेके चलेंगे, अमेरिका में यदि आप किसी वस्तु को उत्पादन कर रहे हो तो वहाँ पास आपने जो उत्पादन किया है उसमें आपका खुद का स्वामित्व होगा, मतलब उसमें आप खुद के हकदार हो, ठीक है। परंतु जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं जैसे रूस, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें आपका स्वामित्व तो रहेगा, परंतु अगर सरकार को ज़रूरत होगी तो सरकार आपसे ले लेगी। तो इसमें किसका स्वामित्व होता है, तो इसमें सरकार का, इसमें किसका रहता है, निजी व्यक्तियों का। दूसरा है, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, मतलब जो पूंजीवादी देश में जो लोग उत्पादन कर रहे होते हैं उनका एम क्या है, उनका एम है कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं, इसलिए हम वस्तुओं का उत्पादन करें, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री लगाता है तो किस लिए लगाता है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ उससे लाभ प्राप्त होता है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लाभ मिलता है। परंतु जो समाजवादी हैं, देखो समाज लिखा है ना, ये समाज के कल्याण के लिए उत्पादन करते हैं, और पूंजीवादी देश लाभ के उद्देश्य से करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा नंबर, इस अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति की शक्ति की स्वतंत्रता होती है। देखो, अगर आप जैसे अपने भारत देश की बस बात मत करना, क्योंकि भारत देश थोड़ा सा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम लोग बात करते हैं अमेरिका। अगर अमेरिका में किसी वस्तु को कोई व्यक्ति है और उससे कोई वस्तु खरीदना है, ठीक है, तो मांग और पूर्ति उसी को पूरी की पूरी शक्ति निहित है, उस व्यक्ति को जिसे खरीदना है, ठीक है। और बोलोगे कि अपने देश में ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि देखो अपने देश में समाजवादी भी है और मिश्रित भी है। अगर आप गरीबी रेखा राशन कार्ड बनाए और वहाँ पास अगर आपको गला मिल रहा है, ठीक है, तो अगर सरकार ने निर्धारित किया 20 किलो मिलेगा, आपका मन हो भी ना कि अगर आपको 40 किलो लेना, तब भी पर आपको नहीं देगी सरकार को, तो वहाँ पास आप कितना भी मांग करो, कितना भी पूर्ति करना चाहो, नहीं कर सकते, वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता नहीं होती है। लेकिन पूंजीवादी में स्वतंत्रता होती है।
और समाजवादी में तो आप बोलोगे समाजवादी में समाज का कल्याण होता है। अब ये नहीं कि आप समाज का कल्याण हो रहा तो आप जितना मांगोगे उतना मिलेगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पास मांग और पूर्ति के शक्ति शून्यता नहीं होती है। चौथा नंबर, अगर आप ये बताओ, अगर आपने उत्पादन किया, अगर वो आपका है, तो उसमें जो पैसा मिलेगा आप उसका क्या कर सकते हो, आप उसका कर सकते हो संचय। संचय मतलब होता है उसे बचा सकते हो, सेव कर सकते हो, निर्णय कर सकते हो। इसमें सरकार आपका कोई हस्तक्षेप, यहाँ पास लिख लेना सरकार, यहाँ पर सरकार आपकी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार लिख लेना है, ठीक है। आपको सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, कहाँ पास, पूंजीवादी वाले देशों में, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पास तो सरकार किसी भी काम धंधे में हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु अगर आप समाजवादी वाले देश में, रूस जैसे देशों में रह रहे हो, तो वहाँ पर सरकार हस्तक्षेप करती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ भी सरकार लिख लेना है। उदाहरण कौन कौन से हैं, पूंजीवादी वाले देश अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, और उदाहरण में कौन है, रूस है। ये आपको अंतर के तौर पर याद कर लेना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, और ये हमेशा ही आता है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। देखो इस बार भी आएगा, जो इस साल दे रहे हैं बोर्ड पेपर, ठीक है। क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, देखो कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे अपने भारत देश की ही अर्थव्यवस्था है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत देश में कौन कौन सी कमियां हैं, तो आप बोलोगे भारत देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, भारत देश में बहुत सारे लोगों के पास कपड़े नहीं है, भारत देश में बहुत सारे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है ना। ये सारी क्या है, समस्याएं हैं एक अर्थव्यवस्था की। अगर हमारे पास बढ़िया अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब हमारे पास पैसा बढ़िया है। अगर पैसा बढ़िया तो समस्या ना होनी चाहिए, परंतु अपने देशों में पैसा होने के बावजूद भी समस्या है। तो अर्थव्यवस्था में समस्याएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से। तो अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 समस्या हैं, ठीक है। पहला कौन है, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अब ध्यान से सुनना, इस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको समझाना चाहा, नहीं तो इसकी परिभाषा जैसे बहुत बड़ी बड़ी दी रहती हैं गाइडों में, लेकिन इसे समझना, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, ये पहली समस्या है अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था मतलब क्या, पैसा, ठीक है। इसकी समस्या है ये, कैसे, अर्थव्यवस्था में कोई देश या तो विकसित हो या विकासशील हो या पिछड़ा हो। जैसे अपना देश कौन है, विकासशील, ठीक है। तो कभी भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश हो, कभी भी ना नागरिकों को खुश नहीं कर सकते वो। नागरिकों को खुश करने का मतलब क्या, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम लोग को ना कभी संतुष्टि नहीं होती। अगर एक चीज़ मिल गई तो दूसरी वस्तु हमें चाहिए, दूसरी मिल गई तीसरी वस्तु चाहिए। मतलब अगर 10,000 का आप कोई वस्तु ले रहे हो, है ना, और आपके पास 10,000 है तो आप उसे खरीद लोगे, लेकिन आपके पास अब 20,000 आ गए तो आप बोलोगे इसे फेंको, अब दूसरा लो। कहने का मतलब जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। तो कोई देश, चाहे वो विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे पिछड़ा हो, वह अपने नागरिकों को कभी भी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकता, है ना। आवश्यकताओं की संतुष्टि वो नहीं कर सकता। जैसे अपने भारत देश में देख लो, अपने भारत देश में भी तो बढ़िया है ना, खाने पीने को सबको बढ़िया, जीडीपी भी ऐसी भी नहीं कि एकदम नीचे गिरी हुई जीडीपी है। परंतु यहाँ के लोग कितने, यहाँ कितने सारे लोग गरीब हैं, क्योंकि जीडीपी तो है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश की जनता बहुत अमीर हो गई है। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, गरीब ज़्यादा हैं, अमीर कम हैं। तो भारत देश का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन लोग। भारत देश में सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, ये सारी आधारभूत वस्तुएं नहीं हैं। तो भारत जैसे देशों में अगर मैं आपसे पूछूं तो भारत जैसे देशों में क्या उत्पादन करना चाहिए, गेहूं का उत्पादन करना चाहिए, चावल का, वस्त्र का उत्पादन करना चाहिए, या तो मोटरसाइकिल का। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए। तो आप लोग को तुरंत बोलोगे कि भारत जैसे गरीब देश है, यहाँ पास लोगों के पास पहनने का कपड़ा नहीं है, ये नहीं है ना। जो चीज़ नहीं है जन नागरिकों के पास, उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए, यह अर्थव्यवस्था की समस्या है। अगर आप इसका सल्यूशन नहीं कर पाओगे तो हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, ठीक है। मोटरसाइकिल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोगों के पास खाने को नहीं है तो मोटरसाइकिल कौन खरीदेगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए, नहीं।
बेफिजूल खर्चा करना चाहिए, बेफिजूल वाली वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए नहीं, हमें उत्पादन करना चाहिए गेहूं का, चावल का, है ना, वस्त्र का, इनका उत्पादन करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी समस्या है वह है वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। दूसरी समस्या क्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। अब आप बोलोगे उत्पादन कैसे करेंगे, मशीनों द्वारा, है ना, लेकिन मशीन के साथ साथ जैसे इसमें दिया है, हमें पता है कि किसानों के, है ना, जो किसान होते हैं उनसे किसानी करते बहुत अच्छी तरह से बनती है, हमें पता है, परंतु जनसंख्या अधिक होने के कारण हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अधिक भूमि पर कम पैदावार लेना है कि कम भूमि पर अधिक पैदावार लेना। कह क्या ये रहा है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम भूमि पर अधिक पैदावार करना पड़ेगा, तभी हम उन लोगों का पेट भर सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या का। या कम भूमि पर अधिक पैदावार लेना है, मतलब ये वाला हम इसको चुनेंगे, हम लोग किसको, कम भूमि में अधिक पैदावार, इसको हम नहीं चुनेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप बोलोगे जनसंख्या बढ़ रही है इसीलिए हमें कम भूमि पर अधिक पैदावार करना है, लेकिन कैसे करें, तो आप बोलोगे कि हम उर्वरक खाद का उपयोग करेंगे, है ना, किसानों के जो नई नई मशीनें आ रहे हैं उनका उपयोग करेंगे जिससे कम भूमि पर अधिक पैदावार होगी। तो ये हो गई दूसरी समस्या। तीसरी, उत्पादन किसके लिए करें हम। अब समझना, अब आप बोलोगे जनता के लिए करेंगे और किसके लिए करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है, थोड़ा समझना। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में यह तीसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि हमें उत्पादन किसके लिए करना चाहिए। कैसे, हमारे देश में कुछ अमीर वर्ग रहते हैं, गरीब ज़्यादा हैं, मध्यम वर्ग भी रहते हैं, तो ये थोड़ी, अब देखो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि सोफ़ा का निर्माण करना, सोफ़ा जो आते हैं, है ना, नए नए डिजाइन के सोफ़ा, इनका खूब उत्पादन अपने भारत देश में हो रहा है, परंतु खरीदेगा उन्हें कौन, केवल अमीर लोग, गरीब लोग तो खरीदेंगे नहीं। तो क्या हमें उत्पादन उसी बस का करना चाहिए, अमीरों के लिए बस या गरीबों के लिए भी करना चाहिए। तो यहाँ पास उत्पादन किसके लिए करें, उत्पादन अमीरों के लिए करें। यदि हम अमीरों के लिए वस्तुओं को उत्पादन करेंगे तो केवल अमीर लोग ही खरीद पाएंगे। यदि हम गरीबों के लिए वस्तुओं को उत्पादन करेंगे तो उन्हें गरीब लोग ही खरीदेंगे, मतलब ऐसी वस्तुएं जिन्हें गरीब लोग ही खरीदेंगे, अमीर लोग उससे खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो हमें उत्पादन कैसा करना चाहिए, ऐसा उत्पादन जो अमीरों के काम में भी आए, गरीबों के काम में भी आए और मध्यम सभी के काम में आए। और यहाँ पास से आपका चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त। अब याद रखना, जब पेपर टाइम आएगा तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ दूंगा, मतलब कहने का मतलब ये कि जनवरी फरवरी टाइम में ऑब्जेक्टिव सीरीज, अभी ये चलता जाएगा आपका सिलेबस, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज आएगी। यहाँ पास से आप लोग का जो लेसन 1 था अर्थव्यवस्था का, है ना, व्यष्टि वाले का पाठ एक खत्म होता। 5 नंबर इसमें इंपॉर्टेंट, और 5 नंबर लाइक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, और यही अगर आप पढ़ोगे बुक में तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लेसन 2 आएगा, परंतु लेसन 2 कम से कम 4 पार्ट में ख़त्म होगा, क्योंकि उसमें 10 से 12 नंबर का आना, अगर 10 से 12 नंबर का आना तो उसमें अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थशास्त्र के लेसन 2 व्यष्टि के। और जो लोग चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिसमें जितने भी वीडियो बनाता रहूँ आप तक नोटिफिकेशन जरिए पहुँचते रहें।